शुरू कर दी। दोस्तों स्वागत है आपका चित्रकूट समाचार के इस लाइव में। काफी खास रिपोर्ट है, इसलिए आप लोग जुड़िए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कल चुनाव संपन्न हुआ है चित्रकूट की दोनों विधानसभा सीटों में, और जो चौंकाने वाले परिणाम रहे वो ये रहे कि करबी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के गढ़ पे सेंध लगा दी। यानी कि एक तो भारतीय जनता पार्टी करबी में अपने सिंबल के साथ लड़ रही थी, दूसरा मानिकपुर में पार्टी जो थी वो गठबंधन के सहारे अपनी नैया पार लगाने में लगी हुई थी। मानिकपुर की जो सफलता है उसने साबित किया कि अपना दल गठबंधन एक बार फिर चित्रकूट की राजनीति में अपने संगठन को मजबूत करने की तरफ अपना जो दांव है उस पर सफल हुआ है, यानी कि अपना जो प्रयास है उसे आगे बढ़ा रहा है। करबी की अगर बात करें तो करबी में संगठन ने अपनी सीट तो गंवाई ही, साथ में संगठन के हौसले को भी काफी नुकसान पहुंचा। जिलाध्यक्ष ने फिलहाल कल बातचीत में मीडिया से कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी, लेकिन उन्होंने संगठन पे जो प्रश्न पूछा गया कि संगठन की कमी के कारण हार हुई, उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि संगठन जब बैठेगा तो समीक्षा किन बिंदुओं पर की जाएगी। समीक्षा क्या इस बिंदु पर भी होगी कि पार्टी के हार के कारण वो उम्मीदवार बने जो निर्दलीय लड़ रहे थे, या बसपा का वोट बैंक बना, या कैंडिडेट के प्रति जो इंडिविजुअल जो एक निराशा थी लोगों के अंदर वो कारण बना, या संगठन के लोग कारण बने, या कई ऐसी चीजें जिसे पार्टी जो आलाकमान था या जिले के जो पदाधिकारी थे जो समझ नहीं पाए। कुछ वीडियो जो शुरू में वायरल हुए थे जिसको लेकर के जिला महामंत्री आलोक पांडे काफी तेजी से घिरे थे, क्या वो एक समय ऐसा था जिस समय ये बात पता लगी कि वास्तव में पार्टी की जो सीट है वो लटक सकती है, जिसपे ये बयान लगातार आए कि पार्टी इस बात को लेकर संशय में नहीं है। व्यक्तिगत समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो टारगेट कर रहे हैं उन गांवों में भाजपा को, वो एक तरह से गलत साबित होता दिख रहा है परिणाम के बाद। बात मानिकपुर की करेंगे क्योंकि ये जो लाइव है मानिकपुर की सीट के सपा की हार पे समीक्षात्मक जो एक शुरुआती जो रुझान है उस पे है। अभी बूथ वाइज जब लिस्ट आएगी तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी लड़े वो समीक्षा करेंगे। लेकिन एक जो चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे हाथ में है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जो जारी होता है, फाइनल जो लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की जो वोट उनको मिले होते हैं, वो बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि इसमें एक तथ्य ऐसा है जिस पे बात करना बेहद जरूरी है, और वो तथ्य है नोटा का। नोटा यानी कि लोकतंत्र में एक ऐसा अधिकार जिसके तहत आप अगर सहमत नहीं है किसी उम्मीदवार को वोट करने से, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को आपको सही नहीं दिख रही, कैंडिडेट से आप सहमत नहीं है, तो आप नोटा के बटन पे अपना जो उंगली आपकी मतदान की है उसे आप दबा सकते हैं। फिलहाल भारत में नोटा उतना मजबूत नहीं है जितनी लोकपाल के दौरान चर्चा की जा रही थी, और ये भी एक तथ्य है इस पूरे प्रकरण में कि नोटा की अहमियत कैसे समझ में आएगी। तो फिलहाल इस चित्रकूट की राजनीति में एक फैक्ट ये भी है जो कई मीडिया संस्थानों ने कवर किया है कि करबी में कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा नोटा पे वोट गए हैं। तो ऐसे में मानिकपुर में समझना बेहद जरूरी है कि समाजवादी पार्टी जो 1000
और के 1000 लगभग 1000 वोटों के अंतर से हारी है, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। फिलहाल अगर नोटा की बात करें तो मानिकपुर में नोटा के जो वोट हैं, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ नोटा जो वोट पड़ा है वो 3325 है, यानी कि एक बड़ा वोट है जो नोटा में गया है। नोटा यानी कि किसी भी पार्टी, किसी भी कैंडिडेट को पसंद ना करने वाले वो मतदाता जो एकदम से इस बात के लिए निश्चिंत है कि हम घर से निकल जरूर रहे हैं लेकिन हम किसी को पसंद नहीं करेंगे, उन्हें हो सकता है जो स्थिति थी मानिकपुर में, जिसे विशेषज्ञ संक्रमण काल की राजनीति का दौर बता रहे हैं, यानी कि विकल्प का अभाव, और उस विकल्प के अभाव में भी चुनना है आपको नेता को अपने, और शायद यही कारण है कि इतने कम अंतर से कैंडिडेट जीतता है। और अपना दल गठबंधन की सांसें तब थम गई जब एक समय ऐसा आया शाम के करीब, जब ये लगा कि अब जो जीत का दायरा है वो कम तो हो ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि जीत निकल जाए हाथ से, लेकिन फिलहाल वो नहीं हुआ। परिणाम जो आए उसमें एक जीत हासिल हुई, और जब इतिहास लिखा जाता है तो जीत ही लिखी जाती है, ये एक राजनीति का बहुत बड़ा सच है। लेकिन यहाँ एक सच ऐसा भी है जिसे लोग इग्नोर करते चले आए, और शायद यही कारण बना सपा की हार का। फौरी तौर पर अगर निर्दलीय उम्मीदवारों पर नजर डाली जाए तो सबसे बड़ा नाम जो सामने आता कह सकते हैं, लेकिन जो अंतर है वो लगभग 1500 का है, यानी कि एक ऐसा वोट जो विधानसभा में नहीं माना जाता कि इतना अंतर काफी होता है। एक बड़ी जीत होती है जो भाजपा में हुई भी है, कई कुछ 1.5 लाख से जीते हैं, कुछ 1 लाख से, कुछ 22,000 से, तो ये एक बड़ा राउंड फिगर होता है जो ध्यान देने लायक है कि जब चुनाव जातिगत समीकरणों पर लड़ा जा रहा है, जब चुनाव पार्टी की नीतियों पर लड़ा जा रहा है, जहां पे बड़ी बड़ी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों से वर्चस्व की जो थे उन्होंने सीधा वोट काटा सपा का। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है अल्पसंख्यकों का, यानी कह सकते हैं मुसलमान जो बिरादरी के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, सीधा वोट उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि एंटी बीजेपी जाता है, यानी कि बीजेपी को जो पार्टी हराएगी उस द्वार राज प्रताप हैं जो इंडिपेंडेंट थे, और वो 817 वोट पाते हैं। 817 वोट जो होता है वो 1000 के करीब ही माना जाता है। और ऐसे में चर्चा करनी उस उम्मीदवार की भी जरूरी है जो बुंदेलखंड विकास दल से थे, पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी। ये जो कैंडिडेट हैं विकास दल से थे, और ये 1351 वोट पाते हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो सपा की जितने वोटों से हार हुई है उसके इर्द गिर्द ही वोट पा रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा कारण है कि इन वोट्स को इग्नोर लोकतंत्र में आप नहीं कर सकते, और शायद रिजल्ट के बाद ये पता लग रहा है। नोटा को एक बार फिर मैं बता दूंगा कि नोटा एक बहुत बड़ी जो लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि पंजाब में उस पार्टी की सरकार बनी है लोगों को चौंकाते हुए। आम आदमी पार्टी से अविनाश चंद्र त्रिपाठी, नाम का कितना फायदा मिला। अविनाश चंद्र अपना दल ऐसे भी थे, लेकिन फर्क इतना था कि अविनाश चंद्र द्विवेदी थे और ये अविनाश चंद्र त्रिपाठी थे। तो ईवीएम में जहां पे ये समझ में नहीं आता कि नाम किस तरीके से लिखा है, आप क्या देख रहे हैं, आपको कुछ सेकंड मिलते हैं, आप चिन्ह देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, आप ईवीएम देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये बड़ा फर्क डालता है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी को 2054 वोट मिले हैं, यानी कि बेहद निर्णायक वोट जिसे कहा जाता है वो। और ये कहाँ के थे? मऊ के। मऊ का जो मऊ प्रॉपर का जो वोट है, आप ये समझ सकते हैं कि वहां पे सेंधमारी आम आदमी पार्टी ने की है, जो वोट सपा का भी हो सकता था, अपना दल का भी हो सकता था। अब अगर एक चीज और देखी जाए कि कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले हैं, तो ये चीज बतानी थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स, यानी कि जो मतदाता थे, रिजल्ट किस तरीके से आया, कैसे ब्राह्मणों को ध्रुवीकरण हुआ, कैसे जो भीतरघात थी वो प्लस कर गई सपा को। बसपा की तरफ जो विरोध था वो जारी था कि वोट जाए बसपा में और भाजपा के कैंडिडेट को हराया जाए, वो एक शिफ्ट होता है बड़ा वोट बैंक सपा में जो बढ़ता है। ऐसा भी नहीं है कि बसपा का वोट बैंक कमजोर है। बात भी है कि रिजेक्ट कितने वोट हुए हैं, यानी कि रिजेक्ट हो गए, जो तकनीकी जो कमी होती है, कारण होती है, उनके कारण तकरीबन 140 वोट रिजेक्ट हुए हैं। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनसे ये उम्मीद थी विशेषज्ञों को कि वो नुकसान, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कितना वोट पाएंगे। तो जो सिमट गया पूरा वोट वो 4110 पे सिमट गया, यानी कि रंजना बरातीलाल जो एक तौर पे लगातार कह रही थी कि वो क्षेत्र की बेटी है, वो ब्राह्मण है, वो अपने समुदाय स्थानीय नेतृत्व का नेतृत्व करेंगी, ऐसा कुछ फिलहाल मतदाताओं के रुख से नहीं जाहिर हुआ। उन्हें 4110 वोट मिले,
जो कि प्लस कर गया अपना दल गठबंधन को। अगर बात अविनाश चंद्र द्विवेदी की करें, जो कि अपना दल के एसके कैंडिडेट थे, और 73,132 वोट उन्हें प्राप्त हुए। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जिनकी लड़ाई खुद से थी, एक खुद से बड़ी लड़ाई ये थी कि उनको एक ऐसी छवि से लड़ना था जो उनके पिता से उन्हें विरासत में मिली थी। उनकी पत्नी का जाकर के अपने ये कह सकते हैं कि पिता तुल्य रिश्ता होता है, वहाँ पर जाकर के पूजन अर्चन करना एक बहुत बता रहे हैं कि बड़ा एक सेंसिटिव, एक ऐसा भावनात्मक लगाव जो नज़र आया। और जो कैंडिडेट हैं उनका हर बार बचना अपने पिता के जो जिस तरीके की छवि थी उस पर बोलने से, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास यहाँ पे नजर आया, जिसका हो सकता है लोग कह रहे हैं कि नुकसान हुआ हो, लेकिन ये समीक्षात्मक जो अध्ययन है वो इतिहास के पन्नों में दब जाता है, क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो बूथ वाइज होता है, उसे समझने के लिए बूथ पे समीक्षा होती है।